Okay, I was saying that this term unit impulse response, इसको एक दफ़ा प्रॉपरली समझ लें तो ये पूरे के पूरे कोर्स आपको क्लियर हो जाएगा। कि टाइम डोमेन में हम कहते हैं यूनिट इम्पल्स रिस्पांस, और इसी को जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाते हैं तो इसे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और सिंपली सिस्टम फंक्शन। ठीक है, सर तो आपकी ये आवाज़ चीज़ पहले कट रही है। जी अभी भी कट रही है, अभी ठीक है। जुल्फ़िकार के नेट में मसला होगा सर, आपकी आवाज़ सही है। अभी आ रही है मेरी आवाज़? यस सर, बिल्कुल सही आ रही है सर। ठीक है सर आपकी आवाज़। चलें ठीक है, अब कुछ नहीं कह सकते। यस अब सर। शॉर्टली पहले ज़रा इसको सुन लें, फिर कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो यूनिट इम्पल्स रिस्पांस का मतलब क्या है? इम्पल्स रिस्पांस ऑफ ए सिस्टम इज, यूनिट इम्पल्स रिस्पांस कहेंगे या हम इम्पल्स रिस्पांस कहेंगे, इट इज सेम थिंग। इम्पल्स रिस्पांस ऑफ ए सिस्टम इज डिनोटेड बाय h of n and is defined as when input to an LTI system is a unit impulse signal, then the output generated by the system is known as the unit impulse response। response का मतलब होता है output। तो यूनिट इम्पल्स रिस्पांस का मतलब क्या होगा कि जब किसी भी एलटीआई सिस्टम को आप इनपुट पे यूनिट इम्पल्स सिग्नल देंगे, so that is defined as the unit। तो उस यूनिट इम्पल्स इनपुट के लिए जो सिस्टम रिस्पांस जनरेट करेगा, जो आउटपुट जनरेट होगी, that is defined as the unit impulse response of the systems। अब कॉमन डेली लाइफ से एग्जांपल्स अगर आप उठाएं तो वो क्या है? It's a pattern followed by a cricket ball after being hit by a batsman। क्योंकि जब बैट्समैन बॉल को हिट कर रहे हैं तो वो जो हिट है it is for the shortest possible time, so we can say it is the input is the unit impulse signal and output of that signal is the, वो पैटर्न वो पाथ जो फॉलो हो रहा है आप उसको रिप्रेजेंट जनरली हम कहते हैं इट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन, जो फिजिक्स में कभी पढ़ा था स्कूल में, कि वो जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो जो भी वेव फॉर्म है, वो जो भी कर्व है, that will be defined as the impulse response। In case of a cricket ball, if it is hit, that response might be a projectile motion or some other form of curve। Similarly, if a football is kicked by a football player, तो उसका अपना कोई कर्व बढ़ेगा depending upon the kick। Similarly, अगर आप कहते हैं bullet is fired by a gun or any other thing, so that is also a input। उस पे क्या है? यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, इट इज अ स्केल्ड यूनिट इम्पल्स सिग्नल बेसिकली। और आउटपुट उससे जो भी बनेगी दैट विल बी डिफाइंड एज द इम्पल्स रिस्पांस। अब अगर हम वैसे जनरली कॉमन एग्जांपल्स जस्ट फॉर फन अगर हम कहें कि जब आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो दैट इनपुट इज अ यूनिट इम्पल्स सिग्नल, उसके रिस्पांस में क्या होगा, वो जो भी होगा दैट विल बी डिफाइंड एज द इम्पल्स वो आपको रिस्पांस। थप्पड़ मारेगा। अगर वो एक ही थप्पड़ में बात खत्म कर देगा तो अच्छा बच्चा होगा, आगे से उसने 10 मारे तो फिर कुछ और होगा, आगे से उसने गन उठा के मार दिया फिर कुछ और होगा। ठीक है, so in short, impulse यस response सर। of signal means impulse response, response is output। impulse response का मतलब क्या होगा कि जब आप सिस्टम को इनपुट पे यूनिट impulse signal दें and this output is represented or defined as the unit impulse signal। अब यूनिट इम्पल्स सिग्नल इज बेसिकली अ टेस्ट सिग्नल। किसी भी सिस्टम को आप टेस्ट करने के लिए इनपुट पे यूनिट इम्पल्स देखते हैं, फिर जो उसका रिस्पांस मिलता है दैट इज नोटेड, एंड बेस्ड ऑन दैट रिस्पांस सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं। इट्स ओनली ऑन द रिस्पांस ऑफ दैट इम्पल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम दैट specifies all the properties of system।
कि जैसे अभी थप्पड़ वाली बात हुई है जनरली, तो उसके रिस्पांस डिफाइन करेगा कि दूसरे बंदे का जो सिस्टम है वो किस टाइप का सिस्टम है, वो मेमोरी लेस सिस्टम है या विद मेमोरी है। बाज लोग होते हैं जी उसी वक्त मसला हुआ वहीं पे ख़त्म हो गया, या वो दिल में रख के बैठ जाएगा कि मुझे जब भी चांस मिला बदला लूंगा। इज इट विद मेमोरी और इज इट विदाउट मेमोरी? इज इट कॉजल और इट इज नॉन कॉजल? ठीक है, इज इट स्टेबल और अनस्टेबल? इज इट इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल? अब थप्पड़ के केस में इट इज नॉन इन्वर्टेबल, कि एक बंदा सारी उम्र इज्जत कमाए और एक लम्हे में उसकी इज्जत को आप खाक में मिला दें। सो शॉर्टली वी से इम्पल्स रिस्पॉन्स सिंपली क्या होगा, जब आप सिस्टम को इनपुट पे यूनिट इम्पल्स सिग्नल देंगे, दैट विल बी डिफाइंड एज द इम्पल्स रिस्पॉन्स, बट मेक श्योर इट इज फॉर LTI सिस्टम्स। ठीक, सो यहाँ पे एक डेफिनेट पॉइंट लिखा हुआ है, एवरी LTI सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो किसी भी LTI सिस्टम की आइडेंटिटी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब LTI सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे या हम कहेंगे एनालिसिस, तो based on impulse response, if we know the impulse response, we say we can define all the possible properties of LTI systems. Impulse response non LTI systems के लिए हम नहीं कह रहे इस कोर्स में, we are saying only for LTI system, कि अगर आपको सिस्टम का impulse response पता हो तो आप सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज मीन्स कि हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी आ गई, कि इट इज़ अ लीनियर सिस्टम, इट इज़ अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। फिर ये बताना कि जो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, इज इट विद मेमोरी और विदाउट मेमोरी, इट इज़ कॉजल और नॉन कॉजल, इट इज़ स्टेबल और अनस्टेबल, इट इज़ इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल। ठीक सर जी, सर ये इम्पल्स रिस्पॉन्स थोड़ा समझाए सर, हमारा लाइट चला गया। चलिए इधर पढ़ लें फिर क्लियर, अब फिर उसके बाद दोबारा बताते हैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम इज स्पेसिफिकली डिनोटेड बाय h of n and is defined as when input to an LTI system is a unit impulse signal, then output generated by the system is known as the unit impulse response or simply impulse response. अब एग्जांपल्स क्या हैं जी, पैटर्न फॉलोड बाय क्रिकेट बॉल आफ्टर बीइंग हिट बाय अ बैट्समैन। तो जब बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है तो दिस हिट इज बेसिकली अ यूनिट इंपल्स इनपुट और यूनिट इंपल्स सिग्नल। आउटपुट क्या होगी, जो भी पाथ वो फॉलो कर रहा है क्रिकेट बॉल, छक्का है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, चौका है तो वो कोई और फॉर्म में ट्रेवल करेगा। ठीक है, सिमिलरली अ फुटबॉल किक बाय अ फुटबॉल प्लेयर और बुलेट फायर्ड और सिंपल सर एग्जांपल। अगर जी, एक्सक्यूज मी सर, अगर हम प्रोजेक्टाइल के वो ग्राफ को देखें तो वो तो यूनिट इम्पल्स नहीं हुआ। वो रिस्पांस है ना, रिस्पांस तो किसी भी फॉर्म का हो सकता है। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं है कि इनपुट सिर्फ यूनिट इम्पल्स होगा, रिस्पांस कुछ भी हो सकता है। इनपुट इम्पल्स होनी चाहिए, व्हाटएवर द रिस्पांस इज। सर उन्होंने तो लिखा हुआ है द आउटपुट जनरेटेड बाय द सिस्टम इज नॉन यूनिट इम्पल्स आउटपुट, रिस्पांस। आउटपुट जनरेटेड, आउटपुट क्या चीज होती है, आउटपुट इज रिस्पांस। यस सर। ठीक है, अगर आप इसको मतलब रियल लाइफ में देखें तो ये वही बात है ना, कि अगर पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया ज्यादा हुआ, 1 यूनिट ज्यादा हुआ, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा। ठीक, ठीक सर। से आपको पॉकेट मनी जो भी मिल रही है, उस पॉकेट मनी में आपका 1 यूनिट का इजाफा हो जाए, 1 यूनिट कैन बी से 1000 रुपीज। तो अगर आपकी पॉकेट मनी में 1000 रुपये ज्यादा हो जाए तो उसका आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस पे क्या फर्क पड़ेगा, दैट विल बी द इम्पल्स रिस्पॉन्स। क्लियर? यस सर। इसको आप जनरली इस तरह भी कह सकते हैं ना, कि इनपुट पे अगर आप 1 यूनिट चेंज करें तो उस 1 यूनिट का जो चेंज आएगा आउटपुट पे,
what will be that change? In case of voltage, अगर आप किसी भी सिस्टम में 1 volts इनपुट पे ज़्यादा कर दें तो उस 1 volt की वजह से आउटपुट पे क्या चेंज आएगा? दैट इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक, सिस्टम का बिहेवियर आप चेक कर रहे हैं। से अगर वोल्ट 1 वोल्ट तो चले कम वैल्यू, अगर आपको इसको यूनिट को ज़्यादा कर दें, लेट्स से 1 किलो वोल्ट्स, तो उसका सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है? दैट इज द impulse response, because in that case we say input is let's say a scaled impulse. Clear? ठीक है। तो उस रिस्पॉन्स उस चेंज की वजह से 1 यूनिट चेंज, तो सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा? दैट इज डिफाइंड एज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। बहुत सिस्टम्स ऐसे होंगे जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स से अगर आप 1 वोल्ट कम कर दें या 1 वोल्ट ज़्यादा कर दें तो बाद सिस्टम्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन कुछ सिस्टम्स ऐसे होंगे जिसमें 1 वोल्ट के चेंज से बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। ठीक, ठीक है। so here we say that if x of n is the input, y of n input to a system, तो उस सिस्टम की आउटपुट क्या होगी? that will be defined by y of n. To the same system, if we say input is delta of n or the unit impulse signal, then its output will be h of n. Similarly, for continuous time systems, x of t will be input with the output y of t. तो अगर input delta of t है तो output will be then h of t. प्लीज यहाँ पे मैं करेक्शन कर लूँ, h of n और h of t, फर्क क्या होगा? h of t will represent the impulse response of continuous time system and h of n will represent the impulse response of discrete time system. अब थोड़ा सा लीनियर सिस्टम्स को दोबारा देख लें। So we say that as for linear time invariant systems, we know that अगर input x1 of n है तो output will be a1 times y of 1 of n. If input is a1 times x1, then output will be a1 times y1, where a1 is any constant. अगर एक और इनपुट लें a2 times x2 of n, output is a2 times y2 of n. Input is a3 times x3 of n, output is a3 times y3 of n. Up to say ak times xk of n, output क्या बनेगी? ak times yk of n. अगर हम कहते हैं लीनियर सिस्टम है तो लीनियर सिस्टम की क्या प्रॉपर्टी थी? इफ इनपुट्स आर एडेड then outputs are also added, where a1 a2 ak's are real constants. Then by linearity property of superposition and scaling, if inputs are added then outputs are also added. So x of n equals to x of n it is sum of the inputs a1 times x1 plus a2 times x2 plus up to ak times xk. Generally it can be written as summation L is equal to 1 to k with al xl of n. अगर ये इनपुट है LTI सिस्टम की तो आउटपुट क्या होगी? आउटपुट y of n will be equal to a1 times y1 of n plus a2 times y2 of n, a3 times y3 up to ak yk. तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी? y of n will be equal to summation say L from 1 to k al times yl of n. अब टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है तो इफ वी से इनपुट्स आर shifted then outputs must be shifted by the same amount. So if x of n is equal to summation al x of l n minus n naught, तो इसकी corresponding outputs को क्या होना चाहिए? They must be added. Then y of n will be equal to al times yl of n minus n naught. Means if shifted inputs are added, then the shifted outputs must be added. Now for unit impulse signal delta of n as input of LTI system with
सॉरी, एक मिनट के लिए आवाज आउट हो गई थी. So now for unit impulse signal, delta of n as an input of LTI system with output defined as the impulse response h of n. अगर हम कहते हैं जी x1 of n equals to delta of n, तो y1 of n will be h of n. If x2 of n equals to delta of n minus 1, then y2 of n will be equal to h of n minus 1. Means अगर input में impulse signal है तो output is impulse response represented by h of n. If input is a shifted impulse signal, then output is also a shifted impulse response, because we say it is a time invariant system. Similarly, we consider the kth input as k times delta of n minus n naught. Now this is scaled and shifted input signal. तो linear system है ये, time invariant system भी है. तो output y k क्या किसकी इक्वल हो जाएगी? It is scaled by the same value k. If input is delta of n minus n naught, then its output will be h of n minus n naught. So अगर input k times delta of n minus n naught है, तो उस सिस्टम की आउटपुट क्या हो जाएगी? k times h of n minus n naught. अब एक हमने पढ़ चुके हैं इसी क्लास में कि every discrete time signal can be represented as a linear combination of scaled and shifted unit impulse signal, and we call this as the shifting property, SIFTING. And this shifting property is basically the property of unit impulse signal, कि किसी भी discrete time signal को हम represent कर सकते हैं in terms of unit impulse signals. So we call this property as the shifting property of unit impulse signal. So here we say x of n is summation k from minus infinity to plus infinity, x of k delta of n minus k. इसके लिए सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा? इफ x of n के लिए आउटपुट क्या बनेगी? y of n. इट विल बी इक्वल टू समेशन, यहाँ पे x of k है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड वही रहेगा, बिकॉज इट इज द स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ टाइम linear systems, multiplied by h of n minus k. Because अगर input है delta of n minus k, then output will be h of n minus k. And this particular equation is known as the above equation is known as convolution sum, which is generally represented by y of n equals to x of n. Convolve के लिए जो symbol use हो रहा है, that is steric. Y of n is x of steric h of n. इसी की जो mathematical form बनती है, that is given by this equation. So y of n equals to x of n convolved with h of n, or in the simplified mathematical form we said is summation k from minus infinity to plus infinity x of k into h of n minus k. Now what is convolution? So basically we say it is a mathematical operation that can be performed between any two signals, any two functions. कोई भी दो functions लें time dependent, time domain में या frequency domain में, they can be convolved just like mathematical operation है, addition, subtraction, multiplication, division, integration, derivative, जो भी है, simply it's a mathematical operation that can be performed between any two signals or functions. What is the relationship of convolution with LTI systems? So in case of LTI systems, output of LTI system is always equal to the convolution of input signal and impulse response of the system. अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो?
सर एक दफा वो रिवाइज कर दें जहाँ पे हमने आउटपुट को शिफ्ट किया था और जहाँ पे हमारे पास h ऑफ n आने लग गया था। क्या चीज यहाँ पे? सर जहाँ से हमने h ऑफ n वाला फंक्शन लिखना शुरू किया था ना, उससे पहले तक रिवाइज कर दे थोड़ा सा। सर यहाँ पे तो सिंपल है ना, ये तो हम क्या कह रहे हैं कि जी लीनियर सिस्टम है, अगर आप इनपुट्स को ऐड करेंगे तो आउटपुट्स भी ऐड होंगी। तो अगर आपके पास से k इनपुट्स हैं x1 x2 x3 अप टू xk विद देयर एम्पलीट्यूड्स a1 a2 a3 अप टू ak, LTI से सॉरी लीनियर सिस्टम है। तो लीनियर सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप इनपुट को किसी भी कांस्टेंट से स्केल करेंगे तो आउटपुट इज आल्सो स्केल्ड बाय द सेम कांस्टेंट। So if input is multiplied by A1, then its corresponding output is also multiplied by A1. Input is multiplied by A2, output is also multiplied by A2. तो अब generally linear system की बात कर रहा हूँ. So output signal input x of n equals to sum of all the inputs इस equation से. इस इक्वेशन को क्या कर दें, सम की फॉर्म में लिख दें। तो दिस विल बी समेशन a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस ak xk। तो k इनपुट्स हैं, तो कहाँ से कहाँ तक समेशन है इस केस में 1 से लेकर k तक। सो वी से इट्स वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय l। सो l इज फ्रॉम 1 टू k al x l ऑफ n। तो अगर इनपुट्स आर एडेड सुपरपोजिशन के केस में तो आउटपुट पे क्या होगा, आउटपुट्स आर आल्सो एडेड। So y of n will be a1 y1 plus a2 y2 plus a k y k. The general form is y of n is summation l from 1 to k al y l of n. तो ये तो linearity property है, superposition and scaling. Now for the time invariance, अगर हम जी सर ये वाली समझ आ गई है, वो जहाँ पे हमने इनपुट को हमने सिग्मा n की इक्वल लिया ना, वो वाला समझा रहे हैं। यहाँ पे h ऑफ ये n चीज की क्लियर इक्वल है, कर रहे हैं, वो कैसे हम कर रहे हैं? ये क्लियर है। ये दो इक्वेशंस क्लियर है, linearity and time invariance। अब यहाँ पे आ जाएं जो आप पूछ रही हैं। Now for unit impulse signal, नो सर, देखिए ये सिंपल है ना, अगर आप सारी इनपुट्स को ऐड कर दें तो दैट विल गिव यू द total input of the system. So we say total input of the system is x of n। वही बात है, आप सुपरपोजिशन में क्या है, दो या दो से ज्यादा इनपुट्स हों तो उनका ओवरऑल रिस्पांस क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द responses due to the individual inputs। तो अगर ये इनपुट्स हैं a1 x1 a2 x2 अप टू ak xk, तो इनकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स क्या हैं, a1 y1 a2 y2 a3 y3 अप टू ak yk। तो अगर इनपुट्स को ऐड करेंगे तो सुपरपोजिशन सेज आउटपुट्स आर आल्सो एडेड। तो ये इनपुट की जनरल फॉर्म है, इनपुट्स आर एडेड। तो इसकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगी, आउटपुट्स आर आल्सो एडेड। सो दिस इज लिनियरिटी। टाइम इनवेरियंस क्या है कि अगर आप इनपुट शिफ्टेड होंगी with xl of n minus n naught, then output must be shifted by the same amount. So this will be yl of n minus n naught. So these two equations are with reference to time invariance property, और ये दो equations है with reference to linearity property, LTI systems। अब इसी को मैं extend कर रहा हूँ for the impulse response। If the first input is like delta of n, x1 of n equals to delta of n, corresponding output क्या होगी, y1 of n, and we say it represents the impulse response of the system। तो then its output is equal to h of n। representation है simply कि अगर input पे impulse unit impulse signal है then its output is the impulse response। So if x1 of n equals to delta of n, then y1 of n equals to h of n। If x2 of n equals to delta of n minus 1,
means input signal is shifted. The time invariance property says if the input is shifted by some amount, output is also shifted by the same amount. जो दूसरी output होगी y2, it will be equal to h of n minus 1, or simply we say y2 of n will be y1 of n minus 1, which is h of n minus 1. xk of n will be equal to means kth input. It equals to k times delta of n minus n naught. Means input signal is shifted unit impulse as well as it is scaled. अब linear time invariant system क्या कहता है? If it input is scaled by k, its output is also scaled by the same value. If input is shifted by some amount n naught, and its output is also shifted by the same amount. So yk of n will be equal to k times h of n minus n naught. अब वही property है. If inputs are added, means अगर आप यहाँ पे x1 plus x2 up to xk कर दें, तो delta of n plus delta of n minus 1 plus k times delta of n minus n naught. तो इसकी corresponding outputs क्या होंगी? y1 plus y2 plus yk, which will be h of n plus h of n minus 1 plus k times h of n minus n naught. तो generalized form में अगर इसको लिखते हैं, simple form में, तो input क्या है? That is, any discrete time signal can be represented as a linear combination of, linear combination is summation, scaled x of k is a scalar multiple, into delta of n minus k is a shifted impulse. तो आप किसी भी discrete time signal को represent कर सकते हैं in terms of scaled and shifted unit impulse signals. इसकी corresponding outputs क्या होंगी? Output y of n will be h of n plus h of n minus 1 plus k times h of n minus n naught. तो अगर इसको मैं generalized form में लिख दूं, तो y of n is x of k multiplied by h of n minus k. ठीक, if input is a linear combination of scaled and shifted impulses, then output of LTI system is a linear combination of scaled and shifted unit impulse responses. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर। सुन रहे हैं कि नहीं? जी सर। ठीक है, तो input is combination of, input is a linear combination of scaled and shifted unit impulse signals. ठीक, तो अब LTI सिस्टम है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो आउटपुट को क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ scaled and shifted unit impulse responses, and this linear combination of scaled and shifted unit impulse responses, ये जो equation है, this equation is a representation of convolution sum. Means discrete time के लिए we said is a convolution sum, continuous के लिए ये चीज convolution integral होगा, and it is generally represented by x of n equals to x of, sorry, y of n equals to x of n convolved with h of n. X of n is input, h of n is the impulse response. अगर जरा सा इसी इक्वेशन को देख लें, इनपुट चाहे जो भी हो, तो आउटपुट पे जो भी चेंज आएगा इनपुट में, वो चेंज किसकी वजह से है? फ्रॉम दिस इक्वेशन, वो चेंज की वजह x ऑफ n है या वो चेंज की वजह h ऑफ n है? h of n। जी, h of n है सर। मारूख रहमान है कि नहीं? मारूख नहीं है?
मोहम्मद आतिफ, जी सर। हैं आप? जी, यस सर। क्वेश्चन मेरा ये है कि आउटपुट इज इक्वल टू द इनपुट कन्वॉल्व्ड विद एच ऑफ एन। जो भी आउटपुट में चेंज आ रहा है, और इनपुट ऑफ द सिस्टम इज एक्स ऑफ एन, आउटपुट इज इक्वल टू द प्रोसेस्ड इनपुट। तो ये जो प्रोसेसिंग हो रही है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? एच ऑफ एन है या एक्स ऑफ एन है? जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है एच ऑफ एन, Impulse response h of n is responsible for any type of change in the given system, क्योंकि आउटपुट तो आप जो भी दे रहे हैं इज फिक्स्ड। आउटपुट पे जो भी आएगा वो इनपुट प्रोसेस्ड इनपुट है, तो जो प्रोसेसिंग होगी उसका रिस्पॉन्सिबल इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। कि आपका सिस्टम किसी भी इम्पल्स के लिए क्या रिस्पॉन्ड करता है? सर रिपीट करते सर ये एक दफा ये। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं हो बहुत रही, ज्यादा। पीछे से किसी का माइक ऑन है। चलिए दोबारा सुन लेना। अब देखिए आउटपुट एलटीआई सिस्टम की किसकी इक्वल है? इट इज इनपुट कन्वॉल्व विद द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इनपुट तो फिक्स्ड है किसी भी सिस्टम के लिए, तो आउटपुट इज बेसिकली द प्रोसेस्ड इनपुट। तो वो जो आउटपुट पे चेंज आएगा उस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल सिग्नल इन दोनों में से कौन सा है? आइदर इट इज एक्स ऑफ एन और इट इज एच ऑफ एन। सो दैट रिस्पॉन्सिबल सिग्नल इज बेसिकली h of n, that is defined as the impulse response of LTI system. So mathematically representation y of n is x of n steric h of n. Steric multiplication को नहीं represent कर रहा है यहाँ पे, steric represents convolution. And mathematically this is equal to summation k from minus infinity to plus infinity x of k into h of n minus k. ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज कन्वोल्यूशन? सो बेसिकली कन्वोल्यूशन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, जिस तरह अलजेब्रा के बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, दैट कैन बी परफॉर्म्ड बिटवीन एनी टू फंक्शंस और एनी टू सिग्नल्स। दो या दो से ज्यादा सिग्नल्स कन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, यू कैन कन्वॉल्व n सिग्नल्स जस्ट लाइक यू कैन मल्टीप्लाई n नंबर्स, you can add n numbers, you can subtract n numbers। तो इस तरह मैथमेटिकल ऑपरेशन है कन्वोल्यूशन। ठीक है, अब कन्वोल्यूशन का काम एलटीआई सिस्टम्स के साथ क्या है? सो आउटपुट ऑफ एलटीआई सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू कन्वोल्यूशन ऑफ द इनपुट सिग्नल एंड impulse response of the system. Now how to convolve any two functions or signals? Consider few examples. पहली example देख लें, इस क्लास में ये एक example करते हैं, then we leave। ठीक है, कि आपको एक input signal given है, x of n is a power n u of n, where a is any constant between 0 and 1। प्लीज कन्वोल्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो किसी का पहले पूछ लें। सर क्या चीज? पिछले साल वाली नहीं है, पिछले 15 सालों से यही चल रही है। कन्वोल्यूशन सर, कन्वोल्यूशन का तो मतलब पिछले सेमेस्टर में जो पढ़ी है वही वो वाली। वाली है कि आप कोर्स रिपीट कर रहे हैं? सर ये हाँ, कन्वोल्यूशन वही है ना, अगर आपने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में किसी की पढ़ी थी। एक कोर्स में
कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में आई थी ना बेसिक, एग्जैक्टली वही चीज़ है, लेकिन उसमें हमने सिर्फ यस सर। कॉन्टिन्यूस में पढ़ा था पिछले कोर्स में, उसमें कन्वोल्यूशन हमने सिर्फ उसके लिए पढ़ी थी, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स की या फंक्शंस की, कि आपने दो फंक्शंस कैसे कन्वॉल्व करने हैं, दैट वाज फॉर कॉन्टिन्यूस टाइम। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्क्रीट से, इसके बाद वी हैव टू गो टू कॉन्टिन्यूस टाइम। ठीक, तो डिस्क्रीट में आपको इनपुट सिग्नल गिवन है x of n equals to a power n u of n where a is any constant between, जो कि 0 से बड़ा है और 1 से कम है। अब a को हम 0 और 1 के दरमियान इसलिए ले रहे हैं कि x of n must be a bounded signal, and we consider the impulse response of the system as h of n is equal to u of n। ठीक, so it says find output y of an LTI system for the given input x of n and impulse response h of n। अब solution question क्या है सर इसमें कि find the output of किसी भी LTI सिस्टम की अगर आपने आउटपुट फाइंड करनी है, रिस्पॉन्स फाइंड करना है सिस्टम का, तो इट इज ऑलवेज डिफाइंड एज आउटपुट इज इक्वल टू द इनपुट गिवन कन्वॉल्व विद इट्स impulse response। y of n equals to summation x of k into h of n minus k। How to find or means how to solve this sum, तो उसमें आपको क्या चाहिए x of k, तो x of k कैसे फाइंड करेंगे, x of n is known, simply replace n by k, तो x of k क्या बन जाएगा, a power k u of k, so this x of k is replaced by a power k into u of k। h of n given है u of n, इस इक्वेशन में हमें चाहिए h of n minus k, so this will be written as u of n minus k। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो एंड रिजल्ट बनता है y of n is equal to k from 0 to n a power k। इस इक्वेशन की समझ आई है किसी को? नो सर, सर ये किस तरह मतलब आए हुए हैं? यस ये समझाना पड़ेगा। यस सर, प्लीज जरा अगर समझा दे तो बेहतर। चलिए कोशिश करता हूँ यहीं पे, ठीक है। ठीक है सर, स्टेप u of k equals to 1 कब, u of k कब 1 होगा, k greater than 0। k is greater than 0। जीरो when से k ज्यादा। is greater than or equal to 0, ठीक है, and otherwise it is 0। दूसरा टर्म क्या है आपके पास, u of n minus k, तो u of n minus k कब 1 होगा, मेक श्योर वेरिएबल आपके पास k है, ठीक है, n कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल k है, u of n minus k कब 1 होगा, जब n माइनस k की वैल्यू जब n माइनस k की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक।
तो अगर आप इसी सेकंड एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 कब, when n minus k is greater than or equal to 0, or we say n is greater than or equal to k, or you can further rewrite this thing as 1 कब, एक मिनट होल्ड करें, greater than or equal to k, or we can simply say that it is 1. We are more interested in k, so it means that when k is less than or equal to n, again write this thing, it is 1 कब, k less than or equal to n का मतलब क्या है कि when k is greater than 0 and less than or equal to n, सॉरी infinity, यहाँ पे आएगा माइनस इन्फिनिटी। प्लीज यहाँ तक क्लियर है? जिसको नहीं है तो पूछ लें, दोबारा बता देता क्लियर है हूँ। सर। सर हमने सेकेंड स्टेप में एन की जगह यू क्यों पुट कर के क्यों पुट कर दिया है? कहाँ पे? ये है ना, n माइनस के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सर ऊपर मेन क्वेश्चन में सबमिशन वाली क्वेश्चन में नहीं क्वेश्चन में तो देखिए गिवन है ना, x ऑफ n इज a पावर n u ऑफ n गिवन है, h ऑफ n इक्वल्स टू u ऑफ n, सर ए पावर, ठीक है, x ऑफ n इज a पावर n u ऑफ n। सर क्वेश्चन में ए ऑफ एन गिवन है ना, तो हमने नीचे आके ए ऑफ के पुट कर दिया। बताता हूँ ना, एक मिनट। सो a पावर n u ऑफ n इनपुट सिग्नल गिवन है। आपको सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स भी पता है कि सिस्टम को आप जब भी यूनिट इम्पल्स देंगे तो आउटपुट जो जनरेट होगी इट विल बी इक्वल टू अ यूनिट स्टेप सिग्नल। इसकी एग्जांपल अगर मैं इस तरह दूं कि आप बास्केटबॉल है या कोई भी बॉल को जब आप जमीन पे थ्रो करते हैं तो वो आपकी तरफ वापस आता है, होता है इस तरह के नहीं? यस सर। जमीन पे वापस जाता है ग्रेविटी की वजह से। फिर जब वो बार बार ठप्पे खाता रहता है तो उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। एक टाइम आता है कि बॉल बिल्कुल जमीन पे आके कांस्टेंट हो जाएगा, अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, मींस वापस ऊपर नहीं बाउंस होगा। लेकिन अगर इस केस में आप लॉसेस को कांस्टेंट जीरो कर दें कि जी किसी किस्म के लॉसेस नहीं है, तो बॉल वापस आएगा और उसी हाइट पे ग्राउंड को टच करके वापस उसी हाइट पे जाएगा जितनी हाइट पे फर्स्ट टाइम गया, ठीक है। और फ्रिक्शनलेस अगर सिस्टम में बिहेवियर है तो उस वक्त आपका बॉल बाउंस करता रहेगा जब तक आप खुद उसे स्टॉप नहीं करते। तो इट इज़ लाइक कि जी इनपुट पे यूनिट इम्पल्स सिग्नल है कि आपने एक ही दफ़ा उसको थ्रो करके छोड़ दिया है, फिर वो उस वक्त तक खुद ही ऑन ऑफ होता रहेगा या बाउंस बैक होता रहेगा जब तक कि आप उसे खुद स्टॉप नहीं करेंगे। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड लाइक दिस थिंग, the impulse response of the system is given by the unit step signal. Clear? अब output LTI system की क्या है? It's always equal to the input convolved with impulse response. तो ये तो representation है, notation है। इसकी actual mathematical form क्या है? It is summation x of k into h of n minus k, ठीक। तो x ऑफ k चाहिए जबकि हमें x ऑफ n गिवन है, तो x ऑफ k कैसे आएगा? n को रिप्लेस कर दें k से, x ऑफ n इज a ऑफ n u ऑफ n। एक मिनट वेट या प्लीज। यस प्लीज बस ये 2-3 स्टेप्स एक दफा समझ लें फिर बात क्लियर हो जाएगी। सो वी से आउटपुट इज इनपुट कन्वॉल्व्ड विद द इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये जो हाईलाइटेड है। इसकी इक्विवेलेंट मैथमेटिकल फॉर्म असली ये चीज है।
समेशन x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। अब x ऑफ n गिवन है हमें विच इज a पावर n u ऑफ n। तो x ऑफ k क्या होगा, सिंपली इस गिवन x ऑफ n में n को रिप्लेस कर दें k से, सो दिस विल बी a पावर k u ऑफ k। h ऑफ n क्या चीज है, u ऑफ n, ठीक। तो h ऑफ n माइनस k क्या होगा, u ऑफ n माइनस k। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। समेशन को सॉल्व करके आउटपुट फाइंड करनी है कि अगर LTI सिस्टम है जिसका ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, उसको ये इनपुट मिले तो आउटपुट कैसी होगी। सो फॉर दैट वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक। तो अब Yes, यहाँ पे भी से u of k is 1 कब, when k is greater than or equal to 0। तो ये तो इसका पहला पार्ट है u of k का। Now we are interested in u of n minus k। u of n minus k 1 है कब, when n minus k is greater than or equal to 0। It is 1 कब, when n is greater than or equal to k। और it is 1 कि मैं इस inequality को रिवर्स कर दूं, k is less than or equal to n, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास समेशन में k है, ठीक। So we say it is 1 for k less than or equal to n, or we say it is 1 कब, when k is between minus infinity and n, ठीक। तो यहाँ पे ये तीन फंक्शंस हैं, a पावर k, u of k, u of क्योंकि सर n माइनस जी। सर ये माइनस इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि वो तो जीरो से वो जो माइनस में हमारे पास यूनिट इम्पल्स होते हैं वो तो जीरो होते हैं सर। तो यहाँ पे देख लेना u of n माइनस k है, ये कब 1 होगा जी, जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है ये पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव कब होगा, जब n माइनस के की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, ठीक ठीक है, ठीक समझ आ गया। क्लियर है, ठीक है क्लियर, ठीक है ना। यस सर बिल्कुल। तो n माइनस के 0 से 1 ज्यादा होने का मतलब क्या है कि n की वैल्यू k से ज्यादा हो। अगर n 3 है तो k को 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, k n से ज्यादा नहीं हो सकता, तो k मस्ट बी लेस देन n, क्लियर। ठीक है सर। k लेस देन और इक्वल टू n का मतलब क्या है, k इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी, प्लीज यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आएगा, k must be greater than minus infinity and less than or equal to n, ठीक। और अगर इस पहले वाले को मैं लिख दूं तो ये क्या कहता है, k ग्रेटर देन 0 है, तो k ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन क्या आएगा, लेस देन इंफिनिटी। अगर आप इनको इस तरह से करें तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देख लें तो इसमें आपके पास तीन फंक्शंस हैं, a पावर k, u ऑफ k एंड थर्ड वन इज u ऑफ n माइनस k। इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट का, तीनों का प्रोडक्ट आएगा a पावर k, क्योंकि u ऑफ k का एम्पलीट्यूड भी 1 है, u ऑफ n माइनस k का एम्पलीट्यूड भी 1 है, तो तीनों का प्रोडक्ट तो आपके पास आएगा a पावर k। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि k की लिमिट्स क्या होंगी, तो इस फर्स्ट केस में आपके पास k 1 है बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी, जबकि दूसरे केस में आपके पास u ऑफ n माइनस k 1 है कब, when k is between minus infinity and n।
प्रोडक्ट मींस इंटरसेक्शन, ठीक है, कि के की कौन सी जीरो वैल्यू, से n हो जाएगी, जी 0 से n हो जाएंगी लिमिट्स। लिमिट्स क्या हो जाएंगी, मतलब इसका फर्स्ट जो लिखी हुई है और जो दूसरा लिखा हुआ है यू ऑफ एन माइनस के, इन दोनों की कॉमन इंटरसेक्शन लिमिट्स क्या आएंगी, 0 to n। इंटरसेक्शन आएगा ना। तो इंटरसेक्शन में यस अगर आप देखें तो ये के लेस देन जीरो के लिए जीरो है, ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो के की वैल्यू जब जीरो से कम होगी तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, जब उसको आप जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट इज जीरो, ठीक है। इसमें अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, इसमें अपर लिमिट n है, तो इंटरसेक्शन रीजन क्या बनेगा, अपर लिमिट में वो n बनेगा, ठीक, और लोअर लिमिट में क्या बनेगा जी, 0। जीरो, तो जीरो बनेगा लोअर में। ठीक, आपके पास जो टर्म है ना u ऑफ k मल्टीप्लाइड बाय u ऑफ n माइनस k, ये जो प्रोडक्ट है ये वन कब है, जब k की वैल्यू क्या होगी, जीरो से ज्यादा हो या जीरो के इक्वल हो, और अपर लिमिट क्या बन रही है n, क्लियर। तो ये जो टर्म है आपके पास प्रोडक्ट u ऑफ k मल्टीप्लाइड बाई u ऑफ n माइनस के, ये वन है कब, जब k की लिमिट जीरो से ज्यादा हो और n से कम हो। किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन है तो पूछ लें, क्योंकि बाकी सारा फिर यही चीज चलती है, कन्वोल्यूशन में यही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने इसकी लिमिट्स क्या लेनी है, क्लियर। यस सर, यस सर। तो आप देखें यहाँ पे तीन फंक्शंस थे, ए पावर के, यू ऑफ के, यू ऑफ एन माइनस के, तीनों का प्रोडक्ट तो ए पावर के ही आएगा, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट की एम्पलीट्यूड वन है, तो ए पावर के मल्टीप्लाइड बाय वन विल बी ए पावर के। अब यूनिट स्टेप सीक्वेंस जो है वो आपके लिमिटेशंस को डिफाइन कर रहा है। जनरली वी सेड इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आफ्टर दिस मच डिस्कशन वी से y ऑफ n किसकी इक्वल आ जाएगा, समेशन k फ्रॉम जीरो टू n अल्फा पावर k, क्योंकि इसकी वैल्यू वन है विद इन द लिमिट्स फ्रॉम जीरो टू n, ठीक। अब ये आपने इक्वेशन कहाँ पे देखी हुई है, यहाँ पे मेक श्योर कि हमने क्या कहा था, a की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी और वन से कम होगी। उसका रीजन यही था कि अगर यहाँ पे a की वैल्यू आप 2 ले लें तो ये समेशन कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, जी माज ताहिर हैं, माज साहब। यस सर हूँ मैं। ज़रा मुझे ये हेल्प करें ना बाकी स्टूडेंट्स की भी, कि अगर यहाँ पे a की वैल्यू वन से ज़्यादा हो तो क्या होगा, ए की वैल्यू वन से ज्यादा होगा तो क्या होगा? हाँ ये समेशन कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, सर जब वन से ज्यादा होगा फिर तो डाइवर्ज होगा ना। डाइवर्ज होगा ना। लेट्स से अगर a की वैल्यू 2 है तो 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 अप टू 2 पावर n, तो अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर तो वन से कम होगा तो फिर उसके लिए फॉर्मूला है। हाँ, तो a की वैल्यू अगर डाइवर्ज हो, a की वैल्यू वन से ज्यादा हो प्लस माइनस वन दोनों में मैग्नीट्यूड वन से ज्यादा हो, तो उस केस में दिस सम विल डाइवर्ज। इफ दिस सम इज डाइवर्जिंग तो फिर तो हम कह सकते हैं कि ना तो ये इनपुट बाउंडेड है, तो जब इनपुट बाउंडेड नहीं है तो आउटपुट भी बाउंडेड नहीं है, तो सिस्टम अनस्टेबल है, ठीक है। तो अगर a की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होगी देन दिस सम विल कन्वर्ज,
ठीक है, एंड दिस इज नोन एज अ ज्योमेट्रिक सीरीज। याद आ रहा है कुछ कि नहीं? यस सर, ये सब कुछ पढ़ा था कॉलेज में। सर नहीं याद आ रहा, आपने बहुत जल्दी में पढ़ाया था लास्ट पे। क्लास में जल्दी में पढ़ाया था, पढ़ाया तो था ना। सर वो उतना ही पढ़ा था जो पेपर हो जाए। तो मैंने जल्दी भी पढ़ाया था, तो आप तो कॉलेज आराम से फर्स्ट पढ़ती, सेकंड आपको ईयर क्या में भी ये चाहिए। सीरीज पढ़े हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, मैट्रिक में पढ़ी थी, एफएससी में पढ़ी थी, या पिछले सेमेस्टर में किसी भी मैथ्स के कोर्स में पढ़ी थी। ठीक है, so simply we say this is a geometric series and its some formula is given by the equation। कि अगर ये इक्वेशन है आपके पास तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 1 माइनस ए पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए। यू ऑफ एन क्यों हम ले रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर n की वैल्यू 0 से कम होगी, ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा। तो u ऑफ n लिमिट्स डिफाइन कर रहे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। n लेस देन 0 आउटपुट 0 है। क्यों? अगर आप इनपुट सिग्नल को देखें, x ऑफ n इज ए पावर n u ऑफ n, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। h ऑफ n इज ऑल्सो फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। कन्वोल्यूशन में स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, दोनों सिग्नल्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये भी सिग्नल नॉन जीरो स्टार्टिंग पॉइंट है n इज इक्वल टू 0 से, और ये भी नॉन जीरो स्टार्टिंग पॉइंट है n इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, कन्वोल्यूशन आएगी, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू भी n इज इक्वल टू 0, और एंड पॉइंट क्या होगा, इन दोनों के एंड पॉइंट्स को ऐड कर दें। इसका आखिरी सैंपल n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे है, इसका भी आखिरी सैंपल n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे है। ठीक है, टोटल आउटपुट जो आपको मिलेगी, वो पहला स्टार्टिंग पॉइंट n इज इक्वल टू 0 होगा, और आखिरी पॉइंट n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो शॉर्टली, ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसकी कन्वर्जिंग फॉर्म है 1 माइनस ए पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए। ठीक है, अब ये फंक्शन आपके पास आउटपुट है उस सिस्टम का, एलटीआई सिस्टम का, जिसकी इनपुट ये है और इम्पल्स रिस्पांस इससे गिवन है। सो सॉल्विंग दिस समेशन वी एंड अप विद दिस इक्वेशन। ठीक, अब इस इक्वेशन को अगर आप प्लॉट करें, n इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू आएगी, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। तो इसमें मैंने एक चीज लिखी हुई है, यूज मैटलैब टू प्लॉट द अबव इमेज, नहीं अबव इक्वेशन। ठीक है, आर यू लिसनिंग? यस सर। यस सर। बस ये आखिरी स्टेटमेंट सुन लें, फिर मैं चलता हूँ, फिर छुट्टी करें। ये आपके पास सीरीज है, फाइनाइट सीरीज, ठीक है, k फ्रॉम 0 टू n। अगर अब इसी इक्वेशन में मैं n को इन्फिनिटी कर दूं, स्मॉल n को, तो वो यहाँ पे भी डिस्प्ले होगा इफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे a पावर n प्लस 1 मीन्स a पावर इन्फिनिटी प्लस यस 1। सर। अब a का मैग्नीट्यूड 1 से कम है, तो अगर a का मैग्नीट्यूड 1 से कम हो तो a पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 0। 0। ठीक है, तो फिर आपके पास ये टर्म 0 हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आप इसकी लिमिट्स लेते हैं ना, k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a पावर k, तो इसकी ज्योमेट्रिक सीरीज सिंपल सी बनती है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू u ऑफ n। क्लियर? तो ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है फ्रॉम 0 टू n। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला क्या है, k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a पावर k विच इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस a। ठीक,
तो प्लीज एक्सरसाइज प्लस बुक खोलें, उसमें कन्वोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, और बिफोर नेक्स्ट क्लास अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अब जिसने जो क्वेश्चंस पूछे थे व्हाट्सएप Okay, ग्रुप sir. पे, आई एम रेडी टू रिस्पॉन्ड टू देम। बाकी जो जाना चाहे वो जा सकता है। जी, क्वेश्चन किस किस ने पूछे थे व्हाट्सएप पे? Okay, sir. मुझे 2 मैसेजेस मिले थे। नुमान साहब, सर एक सर सेकंड, मैं जरा बुक खोल के आपसे कुछ पूछता सर, बुक एक्सरसाइज को। सर मैंने